नमस्कार। जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि आज आप लोगों का टेस्ट है और इस टेस्ट में साइंस से चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और दूसरे इंग्लिश में से भी एक चैप्टर का टेस्ट होने वाला है जो है कि अ लेटर टू गॉड। तो इन दोनों चैप्टर से कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में भी और बाकी जितने भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो लोकल टेस्ट हो या कोई जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है, उसमें कुछ लिमिट क्षेत्र है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके फाइनल एग्जाम में भी यही पैटर्न होता है जिस हिसाब से हम लोग टेस्ट लेते हैं। तो काम का बात ये कि आखिर वो कौन सा सेक्टर है या वो कौन से टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इसका, तो इस चैप्टर में कुछ स्पेशल केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि एक रिएक्शन हमने आपको बताया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, और दूसरा हमने बताया हुआ है आपको वियोजन अभिक्रिया। दोनों से संबंधित एक बहुत ही बेहतरीन सवाल ये बनता है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है। एक ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा बात ये पूछा जा सकता है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इन दोनों से एक क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में से किस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये चीज हम आपको बता चुके हैं कि जितने भी संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं वे सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, और जितने भी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी ऊष्माशोषी। तो अब एक टर्म आ रहा है निकल के कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होता है। तो ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद तो बनेंगे ही, लेकिन उसके साथ ऊर्जा भी निर्गत होगा। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर अगला दो अभिक्रिया आता है आपका विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, और एक और ऐसा ही संबंधित है द्विविस्थापन का। तो द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है, और विस्थापन में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व, एक धातु जो है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु या तत्व को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। अब धातुओं के अभिक्रियाशीलता के आधार पर सजाने के बाद जो श्रेणी प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोई तत्व कब विस्थापित करेगा उसके लिए उसको अधिक अभिक्रियाशील होना पड़ेगा। तो अभिक्रियाशीलता जो है वो डिपेंड करता है उस धातु के ऊपर। अब ये क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी धातु या कोई भी तत्व अधिक अभिक्रियाशील कब होता है। इसके बाद यहां से एक शब्द और आएगा, एक अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया से भी दो बात इसमें से निकल के आते हैं। पहला जो बात है वो है आपका अपचयन और दूसरा है उपचयन। तो ऑक्सीजन के ह्रास और वृद्धि से संबंधित ये अभिक्रिया है। तो अब ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि अपचयन और उपचयन क्या होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है या अपचयन क्या है, उपचयन क्या है, तो जितना बोला जाए उतना ही। साइंस में आप ज्यादा लॉन्ग लपाट नहीं कर सकते हैं, तो आपको जितना बोला जाता है आपको उतना ही काम करना होगा। ठीक है, ज्यादा नहीं। अगर नहीं आता है तो आप कुछ तो लिखेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेवेंट चीजें ही लिखनी होती है। इतना भी अलग नहीं लिख देना है कि वो चीजें एकदम डिफर लगे देखने में। ये हो गया। फिर कुछ और टर्म है जैसे कि विकृतंदिता, संक्षारण, ये सब क्या होता है, संक्षारण के कारण क्या है, जंग लगना किसे कहते हैं, ये इसी से संबंधित है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इस चैप्टर से है जो कि है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किस संरक्षण के नियम के अनुसार से किया जाता है, ये उसी में से आएगा। उसके बाद एक और है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों जरूरी है, और निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये क्वेश्चन आपके इन चैप्टर से बनते हैं, एक पहला चैप्टर से। अगर अ लेटर टू गॉड का बात करें तो सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर्स का, खास करके इंग्लिश में राइटर्स का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। आलतू फालतू लोगों का नाम याद नहीं रखना है। ठीक है,
चैप्टर्स के लोगों का नाम याद रखिए तो अच्छा रहेगा, कुछ मार्क्स भी मिल जाएगा। और लेटर टू गॉड में कुछ खास चीज जैसे कि उस कैरेक्टर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कैरेक्टर के बाद इनके कितने पुत्र पुत्रियां थी, उसके बाद आपको वो जो रेन ड्रॉप्स का जो क्वाइनिंग था, रेन ड्रॉप्स कितने क्वाइन के उसको वो सिक्के लग रहे थे, फिर कितना पैसा डिमांड किया था, ठीक है। उसके बाद कितना उसको मिला, डिड ही गेन, ठीक है, गेन अमाउंट जो उसको प्राप्त हुआ, या फिर रिसीव्ड अमाउंट आप ऐसे भी समझ सकते हैं। उसके बाद इसमें ये है कि वो क्या एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद ये भी है कि वो लेटर में लोगों को चोर बोला है, तो ऐसे में क्यों बोला गया है, और वो लेटर फिर किसने पढ़ा था। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसी में अगर हम सब्जेक्टिव का बात करें तो सब्जेक्टिव पोर्शन में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि समरी लिख दो यार, ठीक है। ये समरी लिखने को आ सकता है। उसके बाद संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके पार्ट में है और जो हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो इन सभी पोर्शन को आपको कंप्लीट करना है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स का तो इसमें विशेष रूप से एक चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इक्वल टू का जो देने का तरीका है वो एकदम लगभग सीधा हो जाएगा, तो रहे तो ज्यादा बेटर है। इसमें देखने में सुंदर लगेगा, मार्क्स कम कटेंगे, साफ सुथरा कॉपी दिखेगी। तो इस प्रकार से आपको आज का एग्जाम लिखना है और इन सभी टॉपिक्स का तैयारी करेंगे तो एग्जाम अच्छा जाएगा। अभी का एग्जाम चाहे जितने ही प्रकार से एग्जाम लिया जाए, अभी मिड टर्म में, फाइनल टर्म में, वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा जो जो टॉपिक हम आपको बताए हैं। तो अच्छे से एग्जाम लिखिए, सभी को ऑल द बेस्ट। नंबर कम आया तो भी बढ़िया से मिलेंगे।